Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. This is the second part of our research planning video. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी रिसर्च का फाइनल प्लान कैसे बनाएंगे। और अगर आपने अभी तक पहला हिस्सा नहीं देखा तो काइंडली वो लाजमी देख लें। उसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से आप अपनी रिसर्च का टॉपिक डिसाइड करते हैं, कब रिसर्च करनी है, कब रिव्यू लिखना है। ये तमाम बातें पिछली वीडियो में हो चुकी हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपने रिसर्च टॉपिक फाइनल कर लिया तो अब बाकी चीज़ें कैसे फाइनल करनी है। उसमें ट्रीटमेंट्स होती हैं, उसमें पैरामीटर्स होते हैं, उसमें एप्लीकेशंस होती हैं। वो तमाम चीज़ें इसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, रिसर्च प्लानिंग का प्रोसेस जो है इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो मैं कह सकता हूं कि मोर और लेस तकरीबन 6 हिस्से बनते हैं। अगर आप इनको 6 हिस्सों में तकसीम कर लें तो आपके लिए प्लानिंग करनी बहुत आसान हो जाएगी। और अगर लिटरेचर अवेलेबल हो तब भी 6 हिस्से हैं, और अगर आपको लिटरेचर सिरे से अवेलेबल नहीं है तब भी 6 हिस्से हैं। हम वन बाय वन इन दोनों केसेस को लेकर चलेंगे। इन दोनों केसेस पे बात होगी इंशाल्लाह। सबसे पहले है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे पिछली वीडियो में भी बात हुई थी, लेकिन इसमें मैं ज़रा ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ क्लियर करूंगा चीज़ों को। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मसला किस फसल में है या इशू है क्या, किस फसल का इशू है, कितना नुकसान करता है, कब और कैसे उसको दरपेश आता है और कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं कि ये कुकम्बर में या खीरे की फसल में जो रूट रॉट की बीमारी है, ये बहुत बड़ा मसला है टनल फार्मिंग में। टनल में हम पानी लगाते हैं और ऊपर लिफाफा डला होता है, तो वो क्लोज सिस्टम है, उसके अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से जड़ गल जाती है। ये मैं जस्ट आपको वैसे जनरल बातें बता रहा हूँ। फ़र्ज़ कीजिए आपको नहीं पता कि ये क्यों होता है। तो इसमें आप कहते हैं अब मैं क्या करूँ जी, अब ये खीरे की फसल में बड़ा मसला है जड़ का और इसको किस तरीके से टैकल किया जाए। तो सबसे पहले इसमें आप जो है ना पॉसिबल सॉल्यूशंस वो देखेंगे। और अगर तो लिटरेचर अवेलेबल है तो आप क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे लिटरेचर को, रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुई हैं इस रूट रॉट को कंट्रोल करने के लिए। उसमें हो सकता है आप देखें कि अच्छी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं जो कि रूट रॉट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, या आप देखें कि कोई ख़ास जहर है जो कि रूट रॉट के अगेंस्ट वेरी इफेक्टिव है, या आप देखें कि कोई बीज को सीड को किसी ने प्राइम किया है, उससे रूट रॉट की बीमारी कम हो गई है। या फिर आप देखते हैं कि नमी की मिकदार, क्योंकि ये असल में तो नमी की वजह से आता है, तो आप देखते हैं कि पेपर कुछ अवेलेबल हैं जो कि नमी की मिकदार को कंट्रोल करने पर भी हैं। अगर तो लिटरेचर अवेलेबल है तो फिर ये तमाम चीज़ें जो मैंने लिखी हैं ये आप एक्चुअली लिटरेचर से निकाल रहे हैं। और अगर लिटरेचर सिरे से अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या हो रहा है, फिर आप वाइस गेसेस ले रहे हैं। और वाइस गेसेस से मेरी मुराद है कि आप बेसिकली ये किसी और क्रॉप से ले रहे हैं चीज़ें और इनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी क्रॉप के अंदर। और जब आप इस तरीके से किसी और क्रॉप से कह लें कि ट्रीटमेंट्स उठाते हैं, तो कोशिश किया करें कि वो सेम फैमिली की क्रॉप हो, ताकि जो इफेक्टिवनेस है या उसकी नेचर है वो सेम रहे। ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पर फर्ज कीजिए मैं अब वन बाय वन मैं इनको डिस्कस करूँगा चीज़ों को। और अभी हम बात करेंगे सिर्फ अगर लिटरेचर अवेलेबल हो तो। अगर लिटरेचर अवेलेबल हो तो अब आप क्या करेंगे, अब आप स्क्रीनिंग करेंगे। ये जो पॉसिबल ऑप्शंस आपके पास आए हैं ना, अच्छी वैरायटी को इंतखाब, बीज को जहर लगाना, प्राइम करना, टनल की मिकदार नमी में कंट्रोल करना, कहने को तो आप चारों पे रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी रिसर्च हो जाएगी। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप स्क्रीन आउट करेंगे इसमें से कुछ चीज़ें जो पहले हो चुकी हैं। आप कोशिश करेंगे उनको, यार मैं ना ही करूँ, मैं नया काम करूँ। ठीक है ना। तो इसमें अब अच्छी वैरायटी का इंतखाब पहला ऑप्शन था। इसमें फ़र्ज़ कीजिए आपने सर्च किया और आपने देखा कि पहले काम हो चुका है, वैरायटी ए और वैरायटी डी जो है ये लिटरेचर में रिपोर्ट हुई है कि ये रेजिस्टेंट है इस बीमारी के अगेंस्ट। तो आप कहेंगे ओके, इस पे काम ऑलरेडी हो चुका है। बीज को जहर लगाने की बात करें तो उसमें भी एक कोई पेस्टिसाइड, मैंने जस्ट नाम नहीं लिखे, मैंने ए और बी लिखा है, ये रिपोर्ट हो चुके हैं रूट रॉट के अगेंस्ट। तो आप कहते हैं ठीक है, ये भी काम ठीक है। तीसरे नंबर पे आप कहते हैं बीज को प्राइम लगाना, उसमें बहुत बड़ा फील्ड है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, टाइप ऑफ केमिकल, डोज एंड प्राइमिंग ड्यूरेशन। फर्ज कर लेते हैं उस पर बहुत काम हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख नहीं सक रहा था इसलिए मैंने ये जस्ट जनरल एक डायग्राम बना दिया आपके लिए कि इसमें 3 चीज़ें आती हैं मेन। और यूजुअली सीड प्राइमिंग पे काम हुआ हुआ है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा। लास्ट वन इज टनल में नमी की मिकदार को कंट्रोल करना। ये सबसे अहम चीज़ है। और मे बी यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वन। आप कहते हैं कि यार मैं इसको लेकर चलता हूँ, क्योंकि नमी की वजह से ही तो एक्चुअली सारा ये गलाव पैदा होता है। तो अगर नमी कम कर दी जाए तो टनल में ये जड़ का गलाव जो है ख़त्म हो जाएगा या रूट रॉट ख़त्म हो जाएगा।
तो अब इसके अंदर आप सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे, अब आप फिर से लिटरेचर पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नमी बढ़ाती हैं। उसमें इरिगेशन फ्रीक्वेंसी है, जो टनल में पानी लगाया जाता है उसकी बार बार लगाया जाए तो डेफिनेटली नमी बढ़ेगी, अगर आप देर बाद लगाएं 2 दिन बाद 3 दिन बाद तो फिर कम नमी बढ़ेगी। इसी तरह आप कहते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन, उस पर भी काम हो सकता है। इसके अलावा आप कहते हैं यार इसमें एक ये मॉनिटरिंग और टनल ह्यूमिडिटी में इसके अंदर ह्यूमिडिटी सेंसर्स लगा सकता हूँ जो ख़ास ह्यूमिडिटी पर अलार्म करें या बीप करें, या मैं खुद ही से उनको मॉनिटर करता रहूँ, देखता रहूँ, और फिर अगर ह्यूमिडिटी एक ख़ास लेवल पर से ज़्यादा हो जाए तो मैं क्रॉस वेंटिलेशन के ज़रिए उसको कम कर दूँ। इस तरह का काम हो सकता है। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जो 3 ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये भी आप बेसिकली लिटरेचर से ही ले रहे हैं। ठीक है ना? रिसर्च पेपर से, बुक से आप ये नॉलेज जो है इकट्ठा कर रहे हैं और ये आपने इस तरीके से पॉइंट्स बनाए हैं। अच्छा, अब इन पॉइंट्स के अंदर जो है ना, अब आप क्या करेंगे, वन बाय वन ईच पॉइंट को पकड़ेंगे। अगर तो इसके बारे में वाइज गैसेस लग सकते हैं तो वाइज गैसेस लगाएंगे, अगर लिटरेचर में डिटेल्स अवेलेबल हैं तो लिटरेचर की डिटेल्स ले सकते हैं। जैसे कंट्रोलिंग इरिगेशन फ्रीक्वेंसी, अगर फर्ज कीजिए इस पे काम नहीं हुआ तो आप कहते हैं यार अमूमन जो है वो डेली बेसिस पे फर्ज कीजिए पानी लगता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 2 टाइम्स अ डे देखता हूँ, मैं आफ्टर 2 डेज़ लगा कर देखता हूँ, मैं आफ्टर 3 डेज़ लगा कर देखता हूँ। मैंने मल्टीपल इरिगेशन फ्रीक्वेंसीज़ यहाँ पे लिख दी, ठीक है? मैं इनको टेस्ट करके देखता हूँ, इनमें से कौन-सी फ्रीक्वेंसी अच्छी है। ये वाइज़ गैस आ गया एक तरीके का। अच्छा, इसी तरह मेथड ऑफ इरिगेशन की बात करते हैं। आप कहते हैं ये मुझे पता है कि इसमें फरो इरिगेशन एक मेथड है, ड्रिप इरिगेशन एक मेथड होता है, फ्लडिंग भी एक मेथड है और अल्टरनेट फरो भी एक मेथड है। फिर आप देखते हैं मॉनिटरिंग टनल इसमें, सॉरी, मेथड ऑफ इरिगेशन में फिर आप देखते हैं कि ड्रिप इरिगेशन, आप कहते हैं यार हर किसान ने तो ड्रिप इरिगेशन नहीं की होती, तो मैं इसको या मेरे पास फर्ज कीजिए फैसिलिटीज़ नहीं है इसको टेस्ट करने की, तो मैं इसको जो है ना वो लाल कर दिया, यानी मैं इसको नहीं करूँगा। फ्लडिंग भी आप कहते हैं किसान आमतौर पे नहीं करते टनल के अंदर, तो मैं इसको भी नहीं करता। अल्टरनेट फरो को भी आप कहते हैं यार मैं छोड़ देता हूँ, तो मैं फरो को ही लेकर सिर्फ चलता हूँ। ठीक है। आखिर में है जी टनल रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसके ऊपर अगर आपको लिटरेचर से डिटेल्स मिल जाएँ कि कौन सी ह्यूमिडिटी पर ये रूट रॉट की बीमारी बढ़ती है, तो आप उस ह्यूमिडिटी के मल्टीपल लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए वो कहती है 65 के ऊपर जो है वो ह्यूमिडिटी के ऊपर जो है ना ये बीमारी आती है, तो आप क्या कर सकते हैं, 65 से एक लेवल नीचे ले लें, 2 लेवल ऊपर ले लें, ज़रा देखने के लिए कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो इस तरीके से आप जो है ना अपने ट्रीटमेंट्स को फाइनल करते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को करने के बाद आप इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि आप पहले वाला ऑप्शन जो है इसको टेस्ट करेंगे, और आप जो है वो नीचे वाला तीसरा ऑप्शन जो है इसको टेस्ट करेंगे। मेथड ऑफ इरिगेशन हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो हमने कहा यार इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। आपके पास लिटरेचर अवेलेबल ना हो तो अब आप क्या करेंगे, पहला ट्रायल तो वैसे ही है जैसे हमने पीछे किया। फर्ज़ कीजिए दूसरे वाले ट्रायल का डाटा आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है? लिटरेचर में कोई चीज़ आपको मिलती नहीं है या आपको आइडिया ही नहीं है कि किस रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर जो है वो ये रूट रॉट की बीमारी आएगी। उस केस के अंदर अब आप क्या करेंगे, अब आप ये 2 ट्रायल्स लगाएँगे एंड वी कॉल देम प्रिलिमिनरी ट्रायल्स। प्रिलिमिनरी ट्रायल्स क्या होते हैं कि इसमें हम एक्चुअली बड़ी-बड़ी ब्लाइंड ट्रीटमेंट्स रखते हैं और हम तुक्के लगाते हैं एक्चुअली। अब मुझे नहीं पता था कि इसमें बीमारी किस लेवल पर आएगी, तो मैंने 0 से लेकर 100 तक जो डोज़ेज़ थी उनको डिवाइड किया, और जितनी मैं टेस्ट कर सकता था मैंने 4 टेस्ट कर सकता था, तो मैंने 0, 10, 25, 50 और 90 मैंने 5 ट्रीटमेंट्स रख ली। और इस पहले ट्रायल में बड़े-बड़े लेवल्स हैं, देखिए काफ़ी काफ़ी फासला है इनके दरमियान में, और जब ये टेस्ट किए मैंने लेवल, और देखा कि 90% पे बीमारी पक्की-पक्की आ गई और 50% बच गया, इसमें बीमारी नहीं आई थी। अब इसी तरह ही अगर आप इतने ट्रायल से खुश हैं तो ठीक है, वैसे बेहतर है कि इसके बाद एक ट्रायल 2 लगाया जाए, जिसमें इस 90% पर बीमारी तो आ गई, लेकिन देखें 50 और 90 के दरमियान काफ़ी फासला है। हो सकता है 70 पे भी आ रही हो सकता है 80 पे भी आ रही हो, हमें उसका कोई क्लियर नहीं है अभी। तो हम क्या करते हैं 50 और 90 को आपस में एक्सपेंड करते हैं, और एक्सपैंड इस तरीके से करेंगे, और इसमें अब 50, 55, 65, 75 और 90% वाले को मैंने चेंज करके 85 कर दिया, ताकि ये ऑलमोस्ट इक्वल इंटरवल पर हो जाए। और अब जब मैंने इनको टेस्ट किया तो मैंने देखा कि 65, 75 और 85 इन पे बीमारी आ रही है, 50, 55 पर नहीं आ रही। तो इस तरीके से ये प्रीलिमिनरी ट्रायल लगाकर मैंने एक जिस चीज़ का मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं था, मैंने उसको एक फाइन ट्यून करके एक सेफ रेंज के अंदर आ गया हूँ, और मुझे ये पता है कि 65 या
55 के बीच में कहीं कोई स्वीट स्पॉट है जहाँ पर ये बीमारी शुरू होती है, ठीक है ना? तो अगली वाली डोजेस तो मुझे 100% क्लियर है कि उस पे तो आनी आनी है बीमारी, लेकिन ये ह्यूमिडिटी जो पीछे वाली है 55 से पीछे सेफ हूँ, 65 से आगे डेंजरस ज़ोन है। तो बीच में या तो ये 65 ही वो लिमिट है जहाँ से बीमारी शुरू हो रही है, या फिर वो हो सकता है 60% या एनी अदर एल्स हो, तो उसको मैं अभी टेस्ट कर लूँगा अपनी फाइनल रिसर्च के अंदर। अब फाइनलाइजिंग ट्रीटमेंट में जैसे हमने पहले बात की, लिटरेचर अवेलेबल हो तो वो तो सिंपल सी बात है, 2 एक्सपेरिमेंट लगेंगे, एक इरिगेशन फ्रीक्वेंसी पे लगा लें, उसके अंदर ये 4 ट्रीटमेंट्स बना लें, और दूसरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे लगा लें, उसके अंदर भी 4 ट्रीटमेंट्स बना लें, और ये एक्सपेरिमेंट आपके फाइनल हो गए। दूसरे नंबर पर आप जो है, अगर आपके पास लिटरेचर अवेलेबल नहीं था, अब आपने प्रिलिमिनरी ट्रायल्स कर लिए हैं, तो पहला ट्रायल तो वही होगा। दूसरे ट्रायल में देखें तो अब डोजेज़ जो पीछे जैसे मैंने बात की थी, 55 पे सेफ था, 65 पे बीमारी आ रही थी, तो मैंने क्या किया, 55 से एक डोज़ पीछे की ले ली, एक 60% ले ली, एक 65 ले ली। ये देखने के लिए कि कहीं 60% पे बीमारी तो नहीं आती, और 50 इसलिए रखा हुआ है कि सेफ एज पे रहने के लिए, कि 50 पे कोई कुछ पौधे मरते तो नहीं हैं, नहीं तो 50% कोई बेंचमार्क लेकर चलूँ आगे। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो लिटरेचर अगर अवेलेबल ना हो और आपने प्रीलिमिनरी ट्रायल्स कर लिए हों, तो फिर आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है, ट्रीटमेंट्स फाइन ट्यून हो जाती हैं और कम ट्रीटमेंट्स टेस्ट करनी पड़ती हैं। अब आपने पैरामीटर कैसे फाइनल करने हैं, और ये बहुत अहम है बच्चों के लिए, अक्सर बच्चों को इस चीज़ का नहीं पता चलता। बच्चे रैंडमली डाटा उठाते हैं और उनको पता है कि जी क्रॉप लगाई है तो डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई तो पैरामीटर लेना ही है ना, प्लांट हाइट ले ली, नंबर ऑफ लीफ ले लिया, रूट लेंथ ले ली, यील्ड पर प्लांट ले ली, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ले लिया। मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा कि कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो किसी रिसर्च में लेने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। जैसे कि इस रिसर्च में, जिसमें हम खीरे की फसल में जड़ का गलाव की बात कर रहे हैं और रूट रॉट की बात कर रहे हैं, अगर आप रूट रॉट इंसिडेंस या रूट रॉट परसेंटेज नहीं लेते, तो आपकी रिसर्च बेमायनी हो जाएगी। क्योंकि आपका असल काम ही ये था कि आपने इसमें रूट रॉट इंसिडेंस कम करना था। तो इसमें ये पैरामीटर लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब सवाल ये है कि एक बच्चा कहता है सर सिर्फ़ यही ले लूँ? तो मैं कहूँगा नहीं, आपको ये भी पैरामीटर लेने चाहिए। वो कहेगा क्यों लेने चाहिए? उसका जवाब ये है कि एक्चुअली एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जब ये रूट रॉट खत्म होगा तो उसकी यील्ड या उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी पौधे की। और बेसिकली आप यही चाहते हैं ना एक्चुअली तो, कि पौधा अच्छी पैदावार दे। तो एक्चुअली जो पहले 5 पैरामीटर्स हैं ये आपकी इस बात को शो करते हैं कि यस, क्वालिटी और उसकी यील्ड अच्छी रहेगी पौधे की। और जो छठा पैरामीटर ये बता रहा है कि ये जो रूट रॉट है उस क्रॉप में ये कम हुआ है, जो भी आप ट्रीटमेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात जो मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ बच्चों को, बहुत अहम है कि जब भी आप प्लांट्स के साथ डील कर रहे हो तो प्लांट्स में सीड टू सीड साइकिल को याद रखें। बीज जो है जब भी उसको ज़मीन में लगाया जाएगा तो उससे पौधा निकलेगा, उस पौधे पे पत्ते लगेंगे और वेजिटेटिव ग्रोथ स्टार्ट होगी। वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद फूल निकलेंगे, फल लगेगा, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ इसी को बोलते हैं। और फल लगने के बाद आप उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, हार्वेस्टिंग करके उसकी पोस्ट हार्वेस्टिंग के आप टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऑपरेशंस कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट जब वो फल कह लीजिए कि अपनी आखिरी स्टेज पर पहुंचेगा, सेनेसेंस स्टार्ट होगी और वो गल सड़ जाएगा, उसके बाद फिर से वो उसके अंदर से बीज निकलेंगे और फिर से ये तमाम साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। वो बीज जो उसमें से फल में से निकलेंगे वो फिर से नए पौधे बनाएंगे और फिर से नई कहानी शुरू होगी। यहाँ पर ये जो साइकिल मैंने आपके सामने ड्रा किया है ना, ये इसकी एक वजह है। अगर आपने कोई ट्रीटमेंट सीड सोइंग के वक़्त इस्तेमाल की है या आपने कोई ट्रीटमेंट सीड सोइंग से पहले अप्लाई की है, तो फिर उसका असर इस साइकिल में आगे हमेशा आगे वाले स्टेजेस पर होगा। मतलब सीड सोइंग के वक़्त अगर आपने कोई चीज़ अप्लाई की है, तो हो सकता है उसका असर वेजिटेटिव पे सबसे ज़्यादा हो, उसके बाद रिप्रोडक्टिव पे उससे थोड़ा-सा कम हो, उसके बाद हार्वेस्टिंग पर उससे थोड़ा-सा कम हो, पोस्ट हार्वेस्ट पे हो सकता है उसका बिल्कुल भी कोई असर ना आए। और हो सकता है जो उसके बाद आप उसके सीड्स फल में से निकले उसके ऊपर उसका कोई असर बिल्कुल भी ना हो। इसी तरह कुछ बच्चे जो हैं वो रिप्रोडक्टिव स्टेज के ऊपर कोई फोलियर स्प्रे अप्लाई करते हैं या किसी फ्लावर के ऊपर कोई स्प्रे अप्लाई करते हैं। और मैंने ऐसा अक्सर देखा है कि बच्चे जो है ना वो बगैर सोचे समझे पैरामीटर्स लेते हैं। पैरामीटर्स वो वाले लें जो आपके इस साइकिल में आपकी ट्रीटमेंट अप्लाई करने के बाद आ रहे हों। फॉर एग्जांपल अगर आप फूलों के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं और आपने पौधे के अंदर जब फूल निकलेंगे उसके बाद स्प्रे करना है,
फिर उस केस में सीड जर्मिनेशन रेट जो कि शुरू में साइकिल में आता है, या सीड सीड जर्मिनेशन परसेंटेज या नंबर ऑफ लीव जो कि वेजिटेटिव स्टेज के पैरामीटर्स हैं, इनको लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसके बरक्स अगर रिप्रोडक्टिव स्टेज के बाद आप नंबर ऑफ फ्रूट्स पर प्लांट लेते हैं, या पोस्ट हार्वेस्ट में, या आप सीड सोइंग पोस्ट हार्वेस्ट के दौरान आप हार्वेस्टेड सीड क्वालिटी लेते हैं कि जो सीड आपने हार्वेस्ट किए हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, उसमें जर्मिनेशन की परसेंटेज ले सकते हैं, तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह अगर एक बच्चा जो है वो हार्वेस्टिंग के वक़्त फल के ऊपर कोई चीज़ स्प्रे करता है, तो उसका असर डेफ़िनेटली हार्वेस्टिंग से स्टार्ट होकर हार्वेस्टेड सीड क्वालिटी तक जाएगा, जो कि फल में से बीज निकलेंगे उसके ऊपर जाएगा। तो ये साइकिल जिस तीर के निशानों से मैंने दिखाया है, जिस रुख पर इसको मैंने चलाया है, इसी रुख पर आम तौर पे ये साइकिल चलता है। तो जब भी आप कोई चीज़ अप्लाई करें, तो इस बात को ज़हन-नशीन करें कि पैरामीटर्स उसके बाद वाले स्टेजेस के लेने हैं, ना कि उससे पहली वाली स्टेजेस के। स्टूडेंट्स, बात करते हैं स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन की। स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन को इस एक स्लाइड के अंदर डिफ़ाइन करना मुश्किल है। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें डिटेल से बात करेंगे कि कौन सा डिज़ाइन किस जगह पर लगना चाहिए। लेकिन मोर और लेस अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने देखा है कि हम दो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, एक इरिगेशन फ्रीक्वेंसी पर और एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर। और अगर ये ट्रायल्स आप लेबॉर्ट्री में कर रहे हैं तो फिर आप CRD डिज़ाइन लगाएंगे। अगर आप फील्ड में कर रहे हैं तो यूजुअली आमतौर पर RCBD या LS लैटेंस के डिज़ाइन ये लग सकता है। लेकिन ये बेहतर होगा कि आप अपने सुपरवाइज़र से इसके बारे में लाजमी एक बार पूछ लें कि कौन सा डिज़ाइन लगना है। उसके बाद अपने सुपरवाइज़र से ये भी चंद एक बातें हैं जो आपको लाजमी डिस्कस करनी चाहिए। पहली ये कि टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स कितनी रखूँ, उसमें मिनिमम 2 होनी चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, रिकमेंडेड 3 है। और इसी तरह अगर आप फील्ड में रिसर्च लगा रहे हैं तो फिर रेप्लिकेशन की बजाय ब्लॉक्स बनेंगे, और अपने सुपरवाइज़र से ज़रूर पूछ लें एक बार कि ब्लॉक्स किस रुख पे बनेंगे। अक्सर बच्चों को ये बात नहीं पता होती है। अगर तो आपको पता है कि ब्लॉकिंग किस रुख पे की जाती है फील्ड में, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता तो अपने सुपरवाइज़र से मदद लें इसके अंदर, उनसे पूछें कि ब्लॉकिंग किस रुख पर करूँ। इसी तरह फिर आगे एक्सपेरिमेंटल एंड सैम्पलिंग यूनिट, आप कितने पौधे टोटल मैं किसी एक्सपेरिमेंट में लगाऊं ये अपने सुपरवाइज़र से पूछें, और कितने पौधों का डाटा कलेक्ट करूं ये भी अपने सुपरवाइज़र से पूछें। उसके बाद फिर इसी तरह लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसको हम अल्फ़ा लेवल भी बोलते हैं, ये कितना रखूं। आमतौर पे 5% होता है फील्ड एक्सपेरिमेंट्स में, एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट्स में 5% लेवल रखा जाता है, लेकिन ये लाजमी नहीं है। कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो कि कम लेवल पर भी 1% पर भी रखे जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें 10% रखा जाता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वेरिएशन इन दैट पैरामीटर। उसके बाद फिर आखिर में है कि सॉफ्टवेयर फॉर एनालिसिस, कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करूं और एनालिसिस कैसे करूं, ज़रूर सीखें अपने सुपरवाइज़र से। और उन एनालिसिस को इंटरप्रेट कैसे करूं। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे जो हैं इन चीज़ों से भागते हैं, सॉफ्टवेयर भी नहीं सीखते, और सुपरवाइज़र भी थोड़ा बाज़ दफ़ा नहीं सिखाते, और वो कहते हैं डाटा भेज दें और हम एनालिसिस करके आपको भेज देंगे। तो मेरा मशवरा है बच्चों को कि हमेशा ये चीज़ें सीखें, ये हुनर को सीखें, ताकि आगे भी आपके कहीं काम आए। तक हमारी वीडियो जो है वो ख़त्म हो जाती है। और एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखें कि जब भी आप अपने दिमाग को सोच समझ कर इस्तेमाल करेंगे, तो आप टेंशन फ्री रहेंगे और आप सैटिस्फाइड रहेंगे। और इस वीडियो का मेन मकसद यही था कि आपको एक प्रोसेस से बताया जाए। या ऑल्दो मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी-जल्दी बताई हैं, बट आई स्टिल फ़ील कि बच्चों को काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से ये प्लान चलता है और किस तरीके से आप इससे अपने रिसर्च को फाइनल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।